मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रकृति के अनेक विषयों पे हमने प्रश्न पूछे हैं। कईयों के उत्तर भी मिले हैं, पर एक ऐसा प्रश्न भी है जिसका उत्तर आज भी रहस्यों के बादल के पीछे छुपा हुआ है। ये प्रश्न है ब्रह्मांड के उत्पत्ति यानी क्रिएशन के बारे में। कैसे बना ये ब्रह्मांड और कैसे हुआ इसका विकास? क्या है बिग बैंग थ्योरी और क्या भारत में इस बारे में हमें पहले से पता था? आज के इस एपिसोड में हम यही सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ रहस्यों की इस यात्रा में। दुनिया के हर जगह में ब्रह्मांड के रचना यानी क्रिएशन को लेकर प्रश्न उठे और कई प्रकार के उत्तर भी मिले, पर इनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो पाए। ऐसे ही कई प्रयासों के बाद सन 1920 में पहली बार बेल्जियम के एक पुजारी यानी प्रीस्ट के द्वारा बिग बैंग थ्योरी का इजाद हुआ। वैसे उसे स्वीकार तभी किया गया जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जैसे एडविन हबल ने इस थ्योरी के समर्थन में अपना लेख प्रकाशित किया। आज हो सकता है कई लोग इस थ्योरी को ना मानते हो, पर आज भी इस थ्योरी के अलावा किसी और थ्योरी को इतनी बड़ी स्तर पे स्वीकृति नहीं मिल पाई है। पर क्या ब्रह्मांड की रचना का ये सोच सन 1920 में पहली बार आया या फिर भारत में इसके बारे में कई वर्षों पहले भी पता था? यह जानने के लिए हमें सर्वप्रथम बिग बैंग थ्योरी को ब्रीफली समझना होगा। बिग बैंग थ्योरी के मध्य बहुत सारे तथ्य हैं, परंतु मैं केवल कुछ विशेष तथ्य ही बोलने वाला हूँ। ये ब्रह्मांड की रचना एक प्राइमोर्डियल एटम से हुई, यानी कि एक मौलिक या प्राचीन परमाणु से। रचना की 10⁻⁻43 सेकंड्स में ब्रह्मांड अत्यधिक सघन यानी कि कम्पैक्ट था, इवन लेस देन अ मिलियन बिलियन बिलियंथ साइज ऑफ अ सिंगल एटम। प्रारंभ में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से डेंस और एनर्जेटिक था, यानी कि अत्यंत सघन और ऊर्जावान। इसी कारण से प्रकृति के चार मूल शक्तियां यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, एकत्रित रूप से एक सिंगल यूनिफाइड फोर्स के तरह रहते थे। इतने सघनत्व यानी कंपैक्टनेस के कारण ब्रह्मांड के पहले पार्टिकल्स यानी पदार्थ एक दूसरे के साथ मिश्रित यानी मिक्स होके समान तापमात्रा में स्थिर होने लगे। अब ब्रह्मांड के बनने के कुछ ही क्षण हुए थे जब ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा यानी कि मैटर और एनर्जी उस मौलिक परमाणु से बाहर निकलने लगे यानी विस्तृत या एक्सपैंड होने लगे। ये ज्यादातर बराबर भागों में यानी इवनली हुआ, पर क्वांटम स्केल में कुछ फ्लक्चुएशंस भी पाए गए। इस घटना के पश्चात भी ब्रह्मांड विस्तृत होता रहा यानी कि एक्सपैंड होता रहा, पर उसकी रफ्तार घट गई। जैसे जैसे समय बीता पदार्थ यानी मैटर ठंडे होने लगे, जिसके कारण और नूतन और विविध पदार्थों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यही पदार्थ आज के तारा और तारकपुंज यानी गैलेक्सीज बन गई। जब तक ब्रह्मांड एक सेकंड के बिलियंथ भाग के आयु में पहुंचा, तब तक वो इतना ठंडा हो चुका था कि प्रकृति के चार मूल शक्तियां यानी फंडामेंटल फोर्सेस अब अलग हो सकती थी। प्रारंभिक ब्रह्मांड में विकिरण यानी रेडिएशन इतना अधिक था कि ऊर्जा के अणु यानी फोटॉन्स पदार्थों के जोड़े यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना सकते थे। इन्हें मैटर और एंटी मैटर कहा गया। प्रारंभिक समय में मैटर और एंटी मैटर समान भागों में यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उस समय पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी के बीच अंतर करना असंभव था। अब यह तो था बिग बैंग थ्योरी का बहुत ही संक्षिप्त तथ्य। अब आते हैं भारत की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, यह जानना जरूरी है कि आपकी सोच यह निर्णय लेती है कि आप एक लेख को कैसे समझते हैं। आज तक कईयों ने वेदों को साहित्य यानी लिटरेचर के रूप में देखा और उसे विज्ञान यानी साइंस के साथ कंपेयर करने लगे। अब इससे हुआ ये कि हमें ना विज्ञान के फैक्ट्स मिले ना ही लिटरेचर की मधुरता। अगर साहित्य के रूप में ही देखना है तो फिर उसे शेक्सपियर के साथ कंपेयर करें, पर विज्ञान के तराजू में तोलना है तो उसमें लिखा प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। हर शब्द को एक साइंटिफिक टर्म मानते हुए उसे पहचाने। जैसे कि विष्णु शब्द, अगर कहीं हमें यह शब्द दिखता है तो हम उसे सीधा भगवान विष्णु के साथ कंपेयर करते हैं, पर ऋग्वेद और बाद में आदि शंकराचार्य और विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा यह कहा गया है कि विष्णु शब्द का अर्थ है सोर्स ऑफ ओमनिसेंट एनर्जी या फिर सर्वविस्तृत ऊर्जा की स्रोत।
तो इसी रूप से हर शब्द के वैज्ञानिक आधार को देखना जरूरी है। भारतीय दर्शन और विज्ञान के अनोखे रत्न है हमारे वेद। 4 वेदों को सरल रूप से उपनिषद बनाए गए और उनके सारांश को पुराणों में लिखे गए। वैसे तो हमारे पास कई पुराण है और बाकी समस्त ग्रंथों के तरह इनमें भी प्रश्न और उत्तर के शैली में अनेक विषय वर्णित हैं, परंतु एक विषय जो समस्त पुराणों में समान है वह है ब्रह्मांड की रचना और उसके विकास से जुड़े हुए प्रश्न। अब समस्त पुराण आसपास इस प्रश्न का एक ही उत्तर देते हैं, पर उन सब में से सर्वाधिक और विस्तृत वर्णन श्री विष्णु पुराण करते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि श्री विष्णु पुराण इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। यह ब्रह्मांड का रचना केवल एक ही स्रोत से हुआ है और वह स्रोत विष्णु है। उन्हीं विष्णु के कारण रचना, संरक्षण और विनाश होता है। उन्हीं में से ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ यानी कि मैटर और समस्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी का संचार होता है और विनाश के पश्चात उन्हीं में पुनर्वास समाहित हो जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में विष्णु 3 गुणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स से युक्त 3 प्रकार के शक्तियों यानी फोर्सेस का रूप लेते हैं। उन शक्तियों को अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से रचना, संरक्षण या फिर विनाश करना होता है। विष्णु 4 रूप में से अपने आप को अभिव्यक्त यानी मैनिफेस्ट करते हैं। पुरुष यानी जो पदार्थ समस्त स्थिति में स्थिर रहती हो। व्यक्त जो पदार्थ का रूप लिया जा सके या फिर जिसे आंखों से देखा जा सके। अव्यक्त जो सामान्य आंखों से दिखे ना पर उसे अनुभव किया जा सके। और काल यानी कि समय या टाइम। यही अव्यक्त को प्रकृति भी कहा जाता है। यह प्रकृति का अर्थ केवल नेचर से नहीं है बल्कि उस शक्ति से है जो उभय अस्तित्व संपन्न यानी एग्जिस्टेंस और गैर अस्तित्व संपन्न यानी नॉन एग्जिस्टेंस के स्रोत है। प्रकृति के निकट उभय कार्य और कारण यानी कि कोर्स और इफेक्ट की शक्तियां हैं। वह आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सस्टेन्ड है। हम आगे ब्रह्मांड के निर्माण में प्रकृति के योगदान के बारे में भी जानेंगे। अब इसके पश्चात ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय का वर्णना भी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विष्णु प्रारंभिक समय में अत्यंत सूक्ष्म और सघन अवस्था में थे। उनके मध्य समस्त पदार्थ और ऊर्जा समाहित थी। ब्रह्मांड का निर्माण के जब समय आया तब विष्णु पुरुष यानी अडिग या इम्यूटेबल और प्रकृति यानी परिवर्तनशील या म्यूटेबल दोनों में समान रूप से प्रवेश किए। विष्णु की निकटता यानी प्रोक्सिमिटी के कारण प्रकृति और पुरुष के बीच एजिटेशन या अस्थिरता पैदा हुई। यही अस्थिरता बाद में ब्रह्मांड के निर्माण के कारण बनी। इसके कारण संकुचन यानी कंट्रैक्शन और विस्तार यानी एक्सपेंशन की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों ही समय में विष्णु प्रकृति और पुरुष में थे। संकुचन यानी कंट्रैक्शन के समय विष्णु के अंदर तीनों गुण साम्य यानी इक्विलिब्रियम में थे, पर विस्तार के समय यह साम्य यानी इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाता था और उसके कारण नए पदार्थ बनने लगे। अब कुछ क्षण पश्चात प्रकृति विष्णु के मध्य से विस्तार प्राप्त करती है यानी एक्सपैंड होती है, जिसके कारण अब नए पदार्थ यानी पार्टिकल्स बनते हैं। वह नए पदार्थ और एजिटेशन के कारण ऐसे ही और भी पदार्थ बनाते हैं। एक समय पश्चात यही पदार्थ तारा यानी स्टार्स और तारक पुंज यानी गैलेक्सीज में परिवर्तित होती है। अब दोनों पक्षियों को सुनने के बाद यह अद्भुत समानता देखने को मिलती है श्री विष्णु पुराण और बिग बैंग थ्योरी में। चलिए जानते हैं वो समानता क्या है। दोनों ही ब्रह्मांड के प्रारंभ एक स्रोत यानी सिंगुलर सोर्स से होने की बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी उसे प्राइमोर्डियल एटम कहती है तो श्री विष्णु पुराण उसे विष्णु बोलाती है। यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ जैसे मैंने पहले भी बोला था सर्वविस्तृत शक्ति पुंज यानी ओमनिसेंट एनर्जी सोर्स के रूप में कहा गया है। दोनों ही यह मानते हैं कि शुरुआती समय में उस सोर्स का डेंसिटी और कंपैक्टनेस बहुत ही ज्यादा था। दोनों ही यह मानते हैं कि पहले मूल शक्तियां यानी फंडामेंटल फोर्सेस एक साथ थी। बिग बैंग थ्योरी और श्री विष्णु पुराण को देखें तो शायद ग्रेविटेशन को रचना यानी क्रिएशन के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को संरक्षण या प्रिजर्वेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को विनाश या डीके के साथ दर्शाया गया है। दोनों ही मानते हैं कि प्रारंभिक समय में दोनों मैटर और एंटी मैटर एजिटेशन के कारण मिक्स होते हुए नए पदार्थ यानी मैटर का निर्माण करते हैं
और श्री विष्णु पुराण में इनको पुरुष और प्रकृति कहा गया है। जैसे एंटी मैटर का चार्ज मैटर के विपरीत होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के गुण पुरुष से विपरीत होते हैं। दोनों ही मानते हैं इस एजिटेशन के कारण कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस हुई है और एक्सपेंशन के समय मैटर और एनर्जी भी एक्सपेंड हुए हैं। इस एक्सपेंशन के बाद नए पदार्थ बने और वो पदार्थ आगे चल के और नए पदार्थ बनाए। दोनों ही मानते हैं कि एक समय पश्चात पार्टिकल्स खुद बर खुद एजिटेशन के कारण एक्सपैंड होते हैं पर रफ्तार घट जाती है। दोनों ही मानते हैं कि प्रारंभिक समय में पदार्थ और ऊर्जा एक स्थान पे थे। अब इन सब को देखने पर यह विश्वास होता है कि श्री विष्णु पुराण के उत्तर कई मायनों में सच है, केवल कुछ शब्दों का खेल है। जैसे प्राइमोर्डियल एटम के जगह विष्णु, मैटर के जगह पुरुष, एंटीमैटर के जगह प्रकृति, एनर्जी के जगह ऊर्जा, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के जगह 3 मूल गुण वर्णित किए गए हैं। आज विज्ञान के विकास के साथ हम ब्रह्मांड के रचना के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, पर उस समय यानी फर्स्ट मिलेनियम सीई के आसपास ऐसे सोच रखना भी बहुत उन्नत मानी जा सकती है। आप चाहें तो फिर से दोनों बिग बैंग थ्योरी और श्री विष्णु पुराण के पॉइंट्स को एक साथ देख सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि श्री विष्णु पुराण तो केवल एक कहानी है, उसे विज्ञान ना समझे। उन्हें ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी थ्योरी के टर्म्स को ना समझे तो सब कुछ कहानी जैसे ही लगती है। अब क्या बस एक ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ या फिर मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं? इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अविदित द अननोन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए और भारत की इस अद्भुत संपदा को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मल्टीवर्स के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।